हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे आज के लिए हमारे न्यूज़पेपर के अंदर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरएएस के लिए, अधीनस्थ बोर्ड के लिए, आरपीएससी के लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस और सूजस के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो सभी की सभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जैसे छोटी-छोटी न्यूज़ आती हैं, उनके अंदर न्यूज़ के अंदर 3 न्यूज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इस चीज़ से रिलेटेड जो हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या न्यूज़ है इंपॉर्टेंट कि इंडिया के साइंटिस्ट लोगों ने क्या है, एक आकाशगंगा के अंदर गैलेक्सी की खोज की है। उस गैलेक्सी का नाम इन्होंने क्या दिया है? अलकनंदा। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है अलकनंदा किस चीज़ से रिलेटेड है? एक अलकनंदा है जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। दूसरी अलकनंदा की एक नई गैलेक्सी हमने खोजी है, आकाशगंगा है। तो इसके अंदर कहा गया अलकनंदा नाम की एक नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, जो हमारी आकाशगंगा से 12 अरब प्रकाश ईयर दूर है। ठीक है? तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, भई अलकनंदा क्या चीज़ है? अलकनंदा एक गैलेक्सी है जिसको इंडिया के साइंटिस्टों ने खोजा है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या है, इंडिया के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने क्या है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर हम और दूसरे स्टेट के टाइगर के साथ आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो इसके अंदर पहली बार में क्या चल रहा है, पेंच टाइगर रिजर्व। हमें ये पता होना चाहिए पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे राजस्थान के अंदर है। दूसरा हमारे राजस्थान के अंदर है रामगढ़ विषधारी, जो कि टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। तो पेंच से टाइगर आएंगे हमारे रामगढ़ विषधारी के अंदर और रामगढ़ विषधारी के टाइगर जाएंगे हमारे पेंच के अंदर। तो ये टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, टाइगर्स के ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर पेंच से आएंगे रामगढ़ विषधारी और रामगढ़ विषधारी से जाएंगे पेंच के अंदर। अब टाइगर्स के ट्रांसलोकेशन क्यों किया जाता है, इसका मेन कारण ये है कि एक जगह टाइगर जब रहते हैं वहीं पे ब्रीडिंग करने लग जाते हैं। वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं तो जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर लिमिटेड जीन पूल होता है। अब सरकार चाह रही है जीन पूल को डाइवर्सिफाई किया जाए। भाई टाइगर के जो टाइगर वहाँ पे पेंच वाले वो यहाँ आके ब्रीडिंग करें और यहाँ वाले वहाँ जाके ब्रीडिंग करेंगे, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। तो उनके अंदर अडेप्टेशन ज्यादा हुआ, वातावरण के साथ और अच्छे से वो अडेप्ट हो पाएंगे, उनके अंदर जीन डाइवर्सिटी डेवलप होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें पेंच टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए, रामगढ़ विस्तारी पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया, ट्रांसलोकेशन। तो हमारे राजस्थान का ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ऐसे याद करना जरूरी है। तीसरी न्यूज है एसआईआर से रिलेटेड। एसआईआर क्या चीज है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज का रिवीजन है ये? इलेक्टोरल रोल का। इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के लिए सरकार ने एक एक्सरसाइज शुरू की थी, 4 दिसंबर को एक्सरसाइज खत्म हुई। तो इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस स्टेट ने 100% डिजिटलाइजेशन का टारगेट पूरा किया है वो है राजस्थान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसआईआर के अंदर 100% डिजिटलाइजेशन को अचीव करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वो है राजस्थान। तो राजस्थान बन गया पहला स्टेट। 100% वोटर लिस्ट को इन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है। तो ये राजस्थान पहला स्टेट बन गया है इसके अंदर, इंडिया के अंदर, एसआईआर के अंदर। तो ये 3 छोटी छोटी न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? अगली न्यूज रिलेटेड है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग से रिलेटेड। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोविजन था कि सेंटर के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जो कि 10 से कम होंगे। इसी के तहत राजस्थान के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस इसके अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। तो सरकार ने आज एक नया स्टेप लिया, एक नए आदमी को क्या है, नियुक्त किया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि राज्य का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो पहला क्वेश्चन है राज्य का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो उनका नाम है एमएल लाठर सर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कमीशन के अंदर आपके कितने मेंबर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? तो उनके नाम ये है, जैसे आज जो सदस्य नॉमिनेट किया है उनका नाम है सुनील शर्मा। तो सुनील शर्मा राज्य सूचना आयुक्त के, राज्य सूचना के अंदर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या बनता है इसके, राज्य का सूचना आयुक्त कौन है? हमारे डीजी जो पुराने रह चुके एमएल लाठर सर हैं। इसके अलावा कौन कौन से सदस्य हैं? इसके अलावा सर सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारेख और टीकाराम शर्मा।
तो टीकाराम शर्मा, सुरेश चंद्र गुप्ता और महेंद्र पारिक 3 पहले से सदस्य थे। आज एक नए सदस्य को नॉमिनेट किया गया, उनका नाम है सुनील शर्मा। इनके अलावा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है हमारे पास, वो है एमएल लाठर। इस तरीके से 5 सदस्य हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सुरेश चंद्र गुप्ता भी पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इसके अलावा महेंद्र कुमार पारेख भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और टीकाराम शर्मा। अब इसके अंदर एक और चीज ऐड हो गई, सुनील शर्मा। तो सुनील शर्मा, टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारेख और सुरेश कुमार गुप्ता, ये 4 तो ये हो गए, प्लस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एमएल लाठर सर हो गए। तो हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली न्यूज ये देख लेते हैं कि राज्य के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का गठन कब हुआ था। हमारे राजस्थान के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ था आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। पहली बार जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना था तो एक्टिवेट हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आज दो मेजर हैपनिंग हुई हैं। दो मेजर जो घटनाएं हुई हैं इंटर आईआर के अंदर, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड, जहां पे कंबोडिया प्लस थाईलैंड का विवाद चल रहा है। कंबोडिया प्लस थाईलैंड का विवाद। दूसरा किस चीज का विवाद चल रहा है? बॉर्डर डिस्प्यूट किसके बीच में? चाइना और जापान के बीच में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चाइना और जापान का बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या, और इसके अंदर आज की डेट के अंदर वहां पे डिस्प्यूटेड आइलैंड कौन कौन से हैं। न्यूज इसलिए आई है कि चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर जो सेंकाकू आइलैंड की टेरिटरी के अंदर घूम रहा था, वहां पे जापान के फाइटर प्लेन्स घूम रहे थे। तो फाइटर प्लेन्स को एयरक्राफ्ट कैरियर की रडार ने लोकेट कर लिया, प्लस उसको लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब है एक स्टेप और बढ़ते ही एयरक्राफ्ट को क्या मिसाइल के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। तो इसके लिए जापान ने आपत्ति जताई है। जापान ने बोला कि ये आइलैंड जो है वो हमारी है। चाइना बोलता है ये आइलैंड हमारे हैं। आइलैंड का नाम है सेनकाकू। तो इसके लिए बोला आप हमारे आइलैंड की टेरिटरी के अंदर आके हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है ऐसे न्यूज के अंदर, आईआर के अंदर आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और डिस्प्यूटेड आइलैंड के नाम पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं मैप के थ्रू। मैप के थ्रू क्या है? सबसे पहली बात तो है, जैसे ये देखते हैं कि ये है जापान और ये है चाइना। ठीक है, जापान और चाइना, और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड कहां पे मौजूद है? जापान और चाइना के बीच में, यहां पे। इस आइलैंड का नाम क्या है? सेनकाकू आइलैंड। अब इसको क्लोजली हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे, ये देख लो आप। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई है? प्रॉब्लम की शुरुआत यहां से हुई है कि चाइना ने क्या, साउथ चाइना सी के अंदर एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ कर रखी है। कि आर्टिफिशियली उसने कह दिया इस लाइन के इस साइड का सारा एरिया हमारा है। उस लाइन को हम बोलते हैं, साउथ चाइना सी एरिया के अंदर उस लाइन को बोलते हैं 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन का संबंध किस चीज से? चाइना की जो साउथ चाइना सी पूरे एरिया के अंदर उसका जो टेरिटरी का डिमार्केशन है। वहीं जापान बोलता है कि हमारी ये लाइन है। तो इसके अंदर हम देखें तो अलग अलग कलर के अंदर देखें, चाइना तो कहता है कि ये लाइन है और इसके इस साइड का सारा एरिया मेरा है। तो ग्रीन लाइन के अंदर आपको दिखेगा कि चाइना का क्लेम क्या है? चाइना बोलता है ये ग्रीन लाइन और इसके लेफ्ट साइड में सारा का सारा एरिया मेरा है। तो यहीं पे ये आइलैंड बनता है सेंकाकू आइलैंड। तो चाइना बोलता है इसके लेफ्ट साइड में, इसलिए सेंकाकू भी हमारा हो गया। लेकिन जापान का क्लेम क्या है? जापान का क्लेम ये है, जापान का क्लेम इसके अंदर ये है, जापान कहता है कि ये लाइन हमारी है, इसके राइट साइड के अंदर जो भी टेरिटरी है वो सारी हमारी है। तो इन दोनों लाइन के बीच के अंदर आ जाता है सेंकाकू आइलैंड। तो सेंकाकू आइलैंड किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चाइना और जापान के बीच में। सेंकाकू आइलैंड के अंदर रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आपको पता चल गई है। तो आपको पता होना चाहिए बीच के अंदर लाई कर रहा है। ये वाली लाइन क्लेम कौन करता है? चाइना 9 डैश लाइन के अंदर। और ये जापान बोलता है इसके ये साइड का हमारा हिस्सा है और इस साइड के हमारा हिस्सा है। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूट, तो चाइना के तो अपने बॉर्डर कंट्री जितनी भी हैं, चाइना से जितनी भी बॉर्डर कंट्री लगती है उन सबके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड से। अब
कल क्या एक वॉर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध किस किस के बीच में शुरू हुआ है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो थाईलैंड और कंबोडिया की लोकेशन क्या है? थाईलैंड और कंबोडिया दोनों साउथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एशियान के मेंबर कौन कौन से देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के एसोसिएशन के मेंबर कौन है, और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में डिस्प्यूट क्या है। तो सबसे पहले तो हम मैप के अंदर देख लेते हैं। मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी है। तो मैं आपको लेफ्ट से बताऊंगा। सबसे राइट में ऊपर है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद में आता है बुरनई, बुरनई के बाद में क्या आएगा आपके? बुरनई के बाद में आएगा आपका नीचे नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर आता है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद में जस्ट ऊपर आता है मलेशिया, मलेशिया के बाद में टच में आगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बाद में आता है आपका म्यांमार, म्यांमार से टच होता है राइट में थाईलैंड, थाईलैंड के राइट में टच होता है लाओस ऊपर और कंबोडिया नीचे, और इन सब के राइट मोस्ट के अंदर है वियतनाम। तो वियतनाम से शुरू होकर यदि आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये 10 कंट्रियों का समूह है, इसको हम बोलते हैं एशियान। अब एशियान के दो मेंबर आपस में लड़ रहे हैं। दो मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो थाईलैंड और दूसरा है कंबोडिया। अब थाईलैंड और कंबोडिया के यदि आप मैप के अंदर देखेंगे लोकेशन, तो आपको पता चलेगा कि ये तो हो गया थाईलैंड जो कि नीचे तक यहां तक आता है, और ये सारा आइलैंड, और कंबोडिया के हैं तो इनके बीच में ये वाला बॉर्डर लगता है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का ये जो बॉर्डर एरिया है इसके ऊपर डिस्प्यूट है। कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट का ओरिजिन यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हिस्टोरिकल ओरिजिन होता है। हिस्टोरिकल ओरिजिन ये क्या फ्रांस की टेरिटरी थी जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, उपनिवेशवाद चल रहा था दुनिया के अंदर, तो फ्रांस की टेरिटरी थी। फ्रांस ने इनको क्या आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया गया था पेपर के ऊपर, उसी तरह इनके भी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। तो आज भी हमारे वो डिस्प्यूट हैं। इसी तरह फ्रांस ने इनको थाईलैंड और कंबोडिया को डिवाइड कर दिया, कंबोडिया को डिवाइड किया, तो इनके आज भी इनके यहाँ जितने भी बॉर्डर एरिया के अंदर इनके अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं। ये रिसेंटली क्यों आया बॉर्डर डिस्प्यूट नजरों के अंदर? क्यों आया है बॉर्डर डिस्प्यूट? इसलिए नजरों के अंदर आया, यहाँ पे एक टेम्पल है बॉर्डर के ऊपर, जो थाईलैंड कहता है कि ये टेम्पल हमारा है, कंबोडिया कहता है ये टेम्पल हमारा है। इसके बाद में कंबोडिया ने कहा कि ये यूनेस्को धरोहर घोषित की जाए इस टेम्पल को अंडर द कंबोडिया। तो इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए थाईलैंड ने इसके ऊपर अटैक किया है कि भाई आप लोग ऐसे कैसे क्लेम कर रहे हैं, ये तो हमारी टेरिटरी है। कंबोडिया कह रहा है ये हमारी टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो आपको मैप पता होना चाहिए, मैप के अंदर कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कंबोडिया या थाईलैंड, इन दोनों के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट है। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है एशियान के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। तो एक कंट्री है जो लैंड लॉक है, वो है लाओस, क्योंकि म्यांमार का तो इंडियन ओशियन के अंदर भी है, और थाईलैंड का साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, कंबोडिया वियतनाम ये सब के सब इनका एशिया टच किससे? ओशियन से। लेकिन लाओस एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मैपिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाओस लैंडलॉक कंट्री है। 10 कंट्री मैंने आपको बताई, एशियन की फिलीपींस, ब्रुनई, उसके बाद में क्या इंडोनेशिया बताया, फिर मैंने आपको सिंगापुर बताया, फिर मलेशिया बताया, उसके बाद में मैंने आपको म्यांमार बताया, म्यांमार के बाद में मैंने आपको बताया थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में लाओस बताया, लाओस के बाद कंबोडिया और वियतनाम। ये 10 कंट्रियों के आपको नाम याद होने चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और लैंड लॉक कंट्री कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब तक ये प्रवासी राजधानी दिवस नहीं होगा तो राजस्थान सरकार इसको ऐसे न्यूज के अंदर देती रहेगी और हम पढ़ते रहेंगे। तो प्रवासी राजधानी दिवस कब बनाया जाता है? पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है। तो प्रवासी राजधानी दिवस कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को बनाया जाता है। इस साल का प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है प्रवासी राजधानी दिवस इस बार कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये जयपुर के अंदर आयोजन इसका चल रहा है, इस तैयारियां चल रही है, 10 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अभी रिसेंटली कौन कौन से प्रोविजन किए हैं प्रवासी राजधानियों को रिजाने के लिए? तो राजस्थान सरकार ने दो तीन मेजर काम किए। एक तो प्रवासी राजधानियों के लिए अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया है, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने कल ही नोटिफिकेशन निकाला था उसका, तो प्रवासी राजधानी डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा, राजस्थान सरकार ने क्या नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी लेके आई है सरकार। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी के अंदर क्या है, उनका एक प्रोटोकॉल ऑफिसर होगा, एक सेल बना दी जाएगी अलग से, इस तरीके से, ताकि उनके इन्वेस्टमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो ये दो तीन चीजें इन्होंने राजस्थान सरकार ने अभी की है। इसके अंदर क्या दे रखा है? प्रवासी राजधानी दिवस
कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2025। कहाँ पे होगा? जयपुर के अंदर। सरकार ने क्या है, प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग घोषित किया है। नई राजस्थानी नॉन रेजिडेंट राजस्थानी क्या पॉलिसी लेके आई है सरकार। इसके अलावा इसके अंदर इसको आयोजन करने वाले कौन कौन है? एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की एजेंसी, और इनसे हमें क्या है, मेजरली इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिक्को क्या है? रिक्को लैंड से रिलेटेड है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है। उसके अलावा क्या, राजस्थान फाउंडेशन भी है। राजस्थान फाउंडेशन एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर है, तो इसके ये सिर्फ राजस्थानी नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के साथ डील करता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो है ही, जो कि इन कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आयोजन होता है उसका स्पॉन्सर होता है। अब अगली न्यूज है दैनिक भास्कर के अंदर। इसके अंदर भी यही न्यूज है कि नॉन रेजिडेंट प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। हमने इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू कर लिया, ये कर लिया, वो। अभी फाइनल डाटा जो आएगा जब राजस्थान जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस खत्म हो जाएगा, तब इसका फाइनल डाटा आएगा, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें ये पता होना चाहिए 10 दिसंबर 2025 और आयोजन कहाँ पे होगा? जयपुर के अंदर। बस इसके अंदर अभी इतना ही है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी न्यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये न्यूज आपको कोई भी एग्जाम के अंदर कहीं भी देखने को मिल सकती है। न्यूज क्या है? न्यूज ये है, भारत जनरेशन एक एआई बना रहा है, भारत जेन। सबसे पहले आपसे पूछेगा भारत जेन क्या है? भारत जेन, यही क्वेश्चन आ जाएगा। भारत जेन क्या है? इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो भारत जनरेशन। भारत जेन क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये एक एआई मॉडल है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत जनरेशन क्या है? एक एआई मॉडल है। दूसरा क्या है? ये एक स्वदेशी एआई मॉडल है। जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का है, यूएस की कंपनी है। जेमिनी किसका है? गूगल का है, वो भी यूएस की कंपनी। इस तरीके से हमने अपना खुद का क्या बनाया, ये भारत जनरेशन बनाया है। अब इसको बनाने वाली एजेंसी कौन सी है, आपको ये पता होना चाहिए। इसको आईआईटी बॉम्बे डेवलप कर रहा है। कौन सी आईआईटी डेवलप कर रही है भारत जनरेशन को तैयार? कौन सी आईआईटी कर रही है? आईआईटी बॉम्बे। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि भारत जनरेशन की खासियत क्या है भाई इसके अंदर? और जैसे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी खासियत ये होगी, भारत की जितनी भी लैंग्वेज है, जो 22 शेड्यूल, जो जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 22, उनके अंदर हर एक लैंग्वेज के अंदर काम करेगा ये। ओपन एआई चैट जीपीटी करता है इंग्लिश के अंदर काम करता है, जेमिनी भी इंग्लिश के अंदर, रेस्पॉन्स ग्रोक भी इंग्लिश के अंदर काम करता है। तो इनको हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट के अनुसार फ्रेंडली बनाने के लिए हमने भारत जनरेशन डेवलप करेंगे, जो कि हर आपको मारवाड़ी में भी काम करेगा, गुजराती में भी काम करेगा, बोडो डोंगरी तमिल तेलुगु सब में काम करेगा। तो हमारे लिए आम आदमी के लिए और आसान हो जाएगा एआई टूल को यूज करना। तो इसको डेवलप करने वाली एजेंसी आईआईटी बॉम्बे। भारत की संस्कृति भाषा विविधता को संवेदनशीलता के साथ इसके अंदर एंटर की जाएगी। इसके अंदर भारत की संस्कृति, भारत की भाषाएं। अब आप कुछ कुछ ऐसा ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलो जो इंडिया से रिलेटेड है, तो वो ओपन एआई वाला चैट जीपीटी नहीं समझ पाएगा, लेकिन भारत जनरेशन इसको समझ पाएगा। ठीक है, भारत जनरेशन के इसके अंदर फंडिंग कहाँ से आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर सिस्टम चल रहा है। नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर साइबर फिजिकल सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर इसकी फंडिंग आएगी। तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर 3-4 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत जनरेशन क्या है? ये एक एआई मॉडल है। किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। तीसरा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर खासियत क्या है? ये भारत की संस्कृति, भारत की भाषाएं के इनके सबके प्रति संवेदनशीलता लेके आएगी एआई के अंदर। और चौथा क्या है? कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसको फंडिंग मिलेगी? नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर इसको फंडिंग मिलेगी। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेजरली यही न्यूज़ थी। उसके अलावा जो भी न्यूज़ है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि स्पोर्ट्स के अंदर देखें तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है? स्पोर्ट्स के अंदर न्यूज़ चल रही है हॉकी का, जो जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है। हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है? चेन्नई के अंदर और मदुरई के अंदर। इंडिया होस्ट कंट्री है इस बार, एक ये न्यूज़ है। उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हमारे समाप्त हो चुके हैं। उसके अलावा कोई मेजर अभी हैपनिंग हो नहीं रही है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं हम, कल के न्यूज़पेपर के साथ कल डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।